कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 2022 की महाभारत, सज रही हैं सेनाएं। – 2022 में एक महाभारत फिर से होने वाली है। एक महाभारत पहले हो चुकी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की महाभारत होगी और ये महाभारत, ये जो रण होगा वो महाभीषण होगा। और इसीलिए सारी सेनाएं सजा रहे हैं लोग सारे। और इसमें सिर्फ कौरव और पांडव नहीं होंगे, इसमें कुछ और लोग भी होंगे और सारे लोग अपनी अपनी सेनाएं सजा रहे हैं और उनके कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की करें, जो अपने आप को पांडव बता रही है, और उनके यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही तैयारी है। अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायद चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि AK शर्मा, जो कि गुजरात IPS गुजरात कैडर के IAS हैं, उनको 2 साल पहले प्री मैच्योर्ड रिटायरमेंट दिला करके उत्तर प्रदेश भेजा गया है। और अभी 12 सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, उसमें से 1 सीट उनके खाते में जाएगी, कंफर्म है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और उनकी आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो गई है। प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर जब प्रधानमंत्री गए थे, वहां गुजरात गए थे, तब से वो उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं। और 2014 से लेकर के अब तक PMO में भी अच्छा काम उन्होंने किया है। MSME देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने का उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है और जाति से भूमिहार है। तो अब मामला ये है कि ठाकुर आपके पास में पहले से ही है, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और ब्राह्मण के रूप में आपके दिनेश शर्मा जाने जाते हैं। बैकवर्ड आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं। आप एक भूमिहार हो जाएंगे और एक और दलित की तलाश है। वो दलित भी आपको 28 तारीख के बाद में देखने को मिल सकता है। यानी कि हैदराबाद की तरह 4 उप मुख्यमंत्री आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का मोटा मोटा खाका है, जो तैयार कर रही है, अपनी सेनाएं सजा रही है। उधर बात करें ओवैसी की और राजभर, वो अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन से ओवैसी वहां पर हैं और आजमगढ़ में उन्होंने आज एक प्रदर्शन भी किया। तो वो DM फैक्टर को, MY फैक्टर को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी अपने कील कांटे ठीक कर रहे हैं, अपनी सेनाएं सजा रहे हैं। महान दल के नेता के साथ में उन्होंने मुलाकात की, पार्टी ज्वाइन करवाया और छोटे छोटे और दलों को भी अपनी पार्टी में मिला लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी, जो इधर पिछले 2 महीने से काफी चर्चा में है, उसने, केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने 40 विधायक उत्तर प्रदेश भेजेंगे। और ये वो 40 विधायक होंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हैं और वो उनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत है। तो कुल मिलाकर के सारे लोग अपनी अपनी तरह से अपनी सेनाएं सजा रहे हैं। और अब महाभारत का बिगुल जब बजेगा तो ये सारी सेनाएं एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देंगी। लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान होता है वो शुरू हो गया है। और आज हम इसी पर अपना मुद्दा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल पहले ही जुड़ चुका है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से संग्राम शुरू हो गया है, जबकि अभी चुनाव होने में कम से कम 1 साल बाकी है। पिछले दिनों AIMIM और आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद से सियासी गर्मी और बढ़ गई है। तो चुनाव से पहले सूबे की सरकार कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार कर अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 से प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से लगी है। 28 जनवरी को होने वाले विधान परिषद चुनाव मतदान के बाद जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी कैबिनेट विस्तार से व्यूह रचना कर सकती है, जिसमें यूपी को 2 और डिप्टी CM मिल सकते हैं, जिसमें एक दलित होगा। गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी में शामिल कराना भी इसी सियासी बिसात का हिस्सा है। अरविंद कुमार ने रिटायरमेंट के 2 साल पहले अचानक VRS लेकर सबको चौंका दिया था और आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी
को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। एक तरफ बीजेपी अपने मिशन में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी तर्कस के तीर पैने कर रहा है। यूपी में एक्टिव आप ने विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए 40 विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें से अधिकतर तो वो विधायक हैं जो वहां से आते हैं या जिनके निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादातर यूपी के लोग रहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, सपा ने भी 2022 के लिए अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने का फॉर्मूला बना लिया है। इस कड़ी में सपा ने 2008 में वजूद में आए महान दल के साथ हाथ मिलाकर अपने मोहरे सेट कर दिए हैं। बीजेपी से निकाले गए सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और AIMIAM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी दलित मुस्लिम समीकरण को सेट कर पूर्वांचल के रास्ते 2022 में यूपी में एंट्री का व्यू रचने में जुट गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी न बजा हो, लेकिन सियासी महाभारत के लिए सेनाएं सज चुकी हैं। प्रदेश के सभी दल सियासी कील काटा फिट करने की जुगत में हैं। छोटी और स्थानीय पार्टी भी बड़ा दम दिखाने के लिए तैयार है, तो बाहरी पार्टियां यूपी में दमखम दिखाने को आतुर हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी, सारी सेनाएं सज चुकी हैं और अब सियासी घमासान शुरू होने वाला है। महाभारत 2022 में होगी। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। अमित पुरी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत है आपका। विनय पटेल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। विभा शुक्ला जो समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेत्री हैं और अपने तेज तर्रारता के कारण जानी जाती हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुक करेंगे अमित पुरी जी का। अमित पुरी जी, जो मैंने कहा क्या वो गलत है? उसमें आप कुछ कंट्राडिक्शन करना चाहेंगे? आपकी सारी सेनाएं सज चुकी हैं या अभी और कुछ कील काटे इसमें मुकम्मल करना बाकी है? देखिए, आपने जो एक वाक्य प्रयोग किया कि जो मैंने कहा क्या वो गलत है, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं। मीडिया हैज इट्स ओन विजडम, सो यू हैव योर ओन वोकैबुलरी, यू हैव योर ओन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना पसंद करूं जी। हाँ, जहां तक इस बात का सवाल है कि हमारी तैयारियां क्या हैं, तो निश्चित रूप से रणनीति कभी टेलीविजन चैनल पे डिस्कस नहीं होती। रणनीति के आयामों के पक्ष या विपक्ष में बाई करने के लिए, बोरो करने के लिए या बरी करने के लिए, यह सामने वाले के ऊपर निर्भर है। वह इस पे चर्चा भी करता है और उसके उत्तर भी आते हैं, लेकिन जब तक युद्ध का अंतिम उद्घोष ना हो जाए और परिणाम ना आ जाए, निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से चीजों को करने का काम कभी कोई भी राजनीतिक दल बंद नहीं करता। यह उसका अपना अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। तो उस रूप में भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे जो प्रयास है वो करेगी। और हम जिस तरह की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं, ठीक है, इसकी कोई आलोचना कर सकता है, वो उसका निजी अधिकार है। वैसे ही प्रत्युत्तर देने का भी मेरा निजी अधिकार है। उस निजता के क्षेत्र में ना कोई मेरे जाए ना मैं किसी के जाए। ठीक, चलिए विनय पटेल जी, 40 विधायक आप लोग ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी जिनका कनेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए प्रदीप जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने, जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर संगठन बनाने का काम कर रही है। दिल्ली के 40 विधायक हमारे, जो कि क्योंकि अभी हम पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक
आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के जो विधायक आएंगे, जो जिनकी यहाँ पे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पकड़ है, उनके सहारे और अपने जो पुराने कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, इनके सहारे हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले समय में आपको एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का दिखेगा और मजबूती के साथ हम पंचायत का चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे। ठीक है, विभास शुक्ला जी, आपकी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की पूरी रणनीति बना ली गई है। उवैसी साहब आजमगढ़ में दस्तक दे चुके हैं और आजमगढ़ से ही आपको चुनौती दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी इतनी जो है प्रखर और इतनी बोल्ड पार्टी है कि उसको कोई नेस्तनाबूद करने वाले मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में या इस देश में कुछ ऐसी राजनीतिक दल है। ये अलग की बात है कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है और सत्ता परिवर्तन होता रहता है, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी को कोई नेस्तनाबूद कर सकता है। और जहां तक मैं आज उत्तर प्रदेश की और इस देश की राजनीति को देख रही हूँ, जितनी तरीके से आपने अपने डिबेट का जो महाभारत नाम रखा है, तो और ये भी कहा है कि बीजेपी वाले इसको जो है ये बता रहे हैं कि हम जो है पांडव हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2 करोड़ रोजगार से लेके सारे वादे इनके झूठे हैं। तो झूठे लोग कभी पांडव नहीं हो सकते। यदि सत्यता है तो अपने वादों को पूरा करें, सामने आए तो पांडव का नाम लिखे कहें। मैं कहूंगी कि पूरी तरीके से मायावी लोग हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी कई रिसाब बिछा रहे हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है और सूरज कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सीता योगी जी जो है अब 3-4 साल से उन्हीं के कामों का काट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और इस देश की जनता जान चुकी है कि देश का भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है और समाजवादी पार्टी से ही खुशहाली आ सकती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से ही खुशहाली आ सकती है। ठीक है, अमित पुरी जी आपका रुख करेंगे, आएंगे, लेकिन हम अपने नियम के मुताबिक पहले अपने सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये कहा गया था कि प्रियंका गांधी 20 दिन तक लखनऊ में रहेंगी और अपने संगठन को मजबूत करेंगी, और क्या क्या तैयारी की जा रही है आपके यहाँ? पूरी ताकत के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनाएगी, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। संगठन सृजन अभियान जो पिछले कई हफ्तों से लगातार चल रहा है, जिसमें पार्टी के सभी नेता, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव, सारे लोग न्याय पंचायत और ग्राम पंचायतों पर जाकर बूथ कमेटी और न्याय पंचायत कमेटी का गठन लगभग अंतिम दौर में पहुंचा चुके हैं। प्रियंका गांधी जी पहले भी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रही है। संगठन का जो निर्माण चल रहा है उस पर लगातार वो लोगों से जुड़ी हुई है, चाहे यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस या मेन कांग्रेस के जितने भी संगठनात्मक चर्चाएं होती हैं, उसमें प्रियंका जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो रही हैं। इसके पहले, कोरोना के पहले भी आपने देखा होगा कि सोनभद्र, उम्भा से लेके शाहजहांपुर के मामले में, उन्नाव के मामले में, हाथरस के मामले में प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार उतरकर उन्होंने जनता के मुद्दों पर आंदोलन किया है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 सालों में प्रियंका गांधी जी और उनके नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करती रही है, मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई दूसरा दल जनता के मुद्दों पर इतना मुखर नहीं रहा है। और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की, प्रदीप जी आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के दर्जनों नेताओं को, प्रमुख नेताओं को और सैकड़ों हमारे यूथ NSUI महिला कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने का काम योगी जी ने किया। अजय लल्लू जी महीनों जेल में रहे, माइनॉरिटी के चेयरमैन शहनवाज आलम जी हफ्तों जेल में रहे, NSUI यूथ के प्रेसिडेंट, तमाम लोगों को जेल भेजने का काम भाजपा ने करके दमन करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब दमनों से डरने वाली नहीं है। हम योगी जी जैसे नहीं है प्रदीप जी कि लोकसभा में रोने लगेंगे, हम डट के मुकाबले लोकसभा में रोने लगेंगे। नहीं, ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपको कुछ ज्यादा ही वो मिल गया है, आपके बाद दोबारा से रुक करूंगा, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है भूपेंद्र तिवारी जी, आपने सारी पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे आप?
देखिए, इसमें एक तो जो आप शर्मा जी को शामिल किया गया है और 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी जो बात कर रही है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरकार में एक डिसबैलेंस था कि जितने भी इनके उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं गोरखपुर से, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं इलाहाबाद से और दिनेश शर्मा जी हैं लखनऊ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इसमें एक गैप था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, यदि मंत्रिमंडल में उनके लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद अब उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है सरकार में थोड़ा सा एक चीज को लेकर के और असंतोष है जो बीजेपी में अंदर खाने चल रही है, और इसको शायद आप पूरी साफ माने भी कि जिनको मंत्रिमंडल में या जिनको और कोई पद देने की बात चल रही है, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में आप उनको पद देंगे, सितंबर अक्टूबर के बाद जाकर के आपका ये चुनाव का उद्घोषणा हो जाएगा और उसके बाद वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा ये डर सता रहा है कि उनको काम करने के लिए 6-7 महीना मिलेगा। अब रही बात जैसे अब सुभाषपा की और इसकी असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी जी का जो जहां पर एंट्री कर रहे हैं वो वास्तव में चाहे वो सुभाषपा वाले हैं, वो राजभर साहब हैं, उनका केवल 4 सीटों पर एक दबदबा है, वो है अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट आप ले लीजिए, इसके बाद गाजीपुर की एक सीट ले लीजिए और बलिया की और मऊ की, 4 सीटों पर ही उनका है राजभर साहब का, बाकी इसके ज्यादा उनका कोई प्रभाव नहीं है। अब रही बात मुस्लिम वोटों की काटने की, तो मुस्लिम वोटों को काटने का जो काम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, वो केवल बसपा और सपा के खाते से ही जाएगा, और सपा के खाते से तो पहले से ही वोट काटने के इसीलिए तो कहा जा रहा ना कि उनको यहाँ लाया गया है, इसलिए तो क्योंकि ये राजनीति है ना, आप तो अच्छी तरीके से राजनीति समझते हैं कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखो और दूसरे वोट बैंक को बिखरा दो। ध्यान दीजिए, दूसरा एक आरोप ये भी लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाया गया है ध्रुवीकरण कराने के लिए। हाँ, वो है, कि कुछ ऐसा बयान नहीं है कि ध्रुवीकरण होगा, सपा का वोट काटने के लिए शिवपाल, लेकिन इसमें सपा के लोग भी पीछे नहीं रहते ना। अमित पुरी साहब कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का काम आपने शुरू कर दिया अभी से। एक तरफ बीएसपी शुरू कर रही है कि फंड कलेक्ट करो, गांव-गांव जाओ, लोगों से फंड कलेक्ट करो। सपा के नेता ने आपका काम आसान कर दिया है, सांसद ने कह दिया है कि अभी ये लोग फंड कलेक्ट करने निकलेंगे और अपने ही कुछ मुस्लिमों से उन पर पत्थरबाजी करवा देंगे, हो जाएगा हिंदू मुस्लिम। आपने कई सारे रेमिफिकेशंस के ऊपर चर्चा की जी, तो मैं चाहूंगा मुझे 4 से 5 पंक्तियां निवेदित करने का अवसर दें। बिल्कुल। कम से कम पहले राउंड के अंदर जब मैंने चर्चा शुरू की थी, मैंने कहीं पर यह नहीं कहा कि कोई पांडव है या कोई कौरव है जी, नहीं वो मैंने कहा, वो मेरा परसेप्शन था। नहीं, विभाजी को लगा कि भाजपा के लोगों ने अपने को पांडव बता दिया। अटल जी की एक कविता मुझे बरबस याद आ गई, कौरव कौन पांडव कौन, टेढ़ा सवाल है, शकुनी का फैला माया जाल है। तो संक्रांति और आ गई क्या, और लोहड़ी आ गई तो तिल के लड्डू बनने लगे, नहीं तो तिल का ताड़ तो इस देश में काफी दिनों से बन रहा था। आज ही मैंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पे उवैसी की यहाँ है क्या, वो तिल का ताड़ बन रहा था क्या? नहीं, थोड़ा आपको समय पर्याप्त दे दिया, आप थोड़ा सवाल जवाब भी करना है। नहीं, सवाल जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। जी जी। अब सवाल ये है जी कि ओवैसी साहब, एक पहले सवाल जवाब ले लो। ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, यह राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग में पंजीकृत है अपंजीकृत नहीं, आप बहुत सबका अधिकार। अमित पुरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आप जितने चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, आप जितनी निर्मम मीमांसा से कम मैं सहमत नहीं। आप जितनी निर्मलता से, अमित पुरी साहब, आप जितनी निर्मलता से, जितनी स्वच्छता से, जितनी आसानी से बात कर दे रहे हैं, राजनीति दरअसल उतनी आसान है नहीं। बिल्कुल सही है ना? राजनीति ये है कि अपने बात भी है, बात भी है। राजनीति क्या ये है कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाए, हिंदू वोटों को इंटैक्ट रखा जाए, और वोट हिंदू वोट नहीं है जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। 130 करोड़ का भारत, बिल्कुल ठीक, भारतीय जनता पार्टी एक सेवा का, और लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति एक स्थान जी, और लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, बिल्कुल जी। और ये प्रोवन क्रेडेंशियल है जी। अंत्योदय नाम का शब्द और उसे राजस्थान में लागू करने का स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने जी शिखा जी आपको पूरा मौका दूंगा करके बखूबी दिखाया। चलिए शिखा जी कुछ सवाल पूछना। हाँ शिखा जी सवाल पूछ लीजिए। स्वागत है जी। सबका विकास का नारा ये दे रहे हैं और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी है मैदान में। कितनी महिलाओं की इनके ही उत्तर प्रदेश में कितनी बर्बरता से जो है उनके साथ घटनाएं घटी हैं, वो जो है उनके साथ घटनाएं। भाई विभा शुक्ला जी, हम डिबेट से अलग ना जाए,
हम इसी पर रखेंगे, महाभारत पर। हाँ जाएंगे तो जी, फिर मुझे मुलायम बहुत लंबा चला जाएगा, फिर देश याद आ जाएंगे। इतिहास पत्रकारों से पूछते थे बलात्कार के बाद आप तो सुरक्षित हैं, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये सीएम यूपी पूछता था। विभा जी, हम अपने उसी मुद्दे पर वापस आते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। मुद्दे पर है, अमित तो माध्यम के साथ लड़ेंगे। अमित पुरी जी जी आ रहा हूं। विभा जी आपके पास आऊंगा, आपके पास, आपके लिए भी मेरे पास तमाम सवाल है। आप कहते डीएम फैक्टर, जो आपका एमवाई फैक्टर है, उसको कैसे बचाएंगे, हम आपसे पूछेंगे। अब जरा धैर्य रखिए। जी अमित पुरी साहब, अब आखिरी में ये क्या जरूरत पड़ गई कि एक गुजरात कैडर के आईएएस को 2 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट करा करके उत्तर प्रदेश लाके उन्हें विधान परिषद भेजना, फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, क्या है ये मतलब? बताएंगे जी। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, श्री अरविंद शर्मा हो या कोई भारत का नागरिक हो, किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करना या ना करना या उसकी निजता है, बिल्कुल, और संविधान के प्रदत्त अधिकार है। कोई हमसे इनकार नहीं कर मैं रहा। आ रहा हूं, राजनीतिक पार्टी में उनके सदस्यता आज हो गई, लेकिन इसके बाद अब उनकी राजनीतिक दल में भूमिका क्या होगी, जिम्मेदारी क्या होगी, जवाबदेही क्या होगी, ये तो आने वाला समय उत्तरित करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूं भविष्य के घर में आप जो जानते हैं ना, पत्रकारों को कि यू हैव योर ओन विजडम, आई डोंट चैलेंज इट। लेकिन मैं उसे अभी आपकी तारीख में आपका सर्वाधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित है, लेकिन प्रभु जो आज घटित है, मैं उसी को कह सकता हूं, और नजूमी नहीं हूं। राजनीतिक दल के 2022 की जो महाभारत है, अमित पुरी साहब, 2022 की जो महाभारत है, उसके लिए जो सेनाएं सज रही हैं, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी जो सेनाएं सज रही हैं, अब सीधे प्रधानमंत्री से वो उनकी बात होगी, और वो क्या वो राजनीति में इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, आपको लगता है? बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रधानमंत्री जी से संवाद निश्चित रूप से होता रहता है, किसी का व्यक्तिगत स्तर पे, किसी का वर्चुअल स्तर पे। तो ये कहना कि किसी से प्रधानमंत्री का संवाद हो रहा है, कुछ नई बातें होंगी, अब क्या घटित होगा, क्या नहीं होगा, इसके ऊपर कयासों पर राजनीति नहीं होती। अच्छा, ठीक। लेकिन राजनीति में कयास लगते हैं, जिससे मेरा इनकार नहीं है। मैं एक और कयास पर लेता हूं, एक और कयास पर बात कर लेता हूं। एक ये भी कहा जा रहा है 28 तारीख के बाद एक और दलित उप मुख्यमंत्री मिल जाएगा आपको, ये उत्तर प्रदेश को, जैसे कि उधर कर्नाटक में हुआ, 4 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। देखिए, मैं अभी जो वर्तमान है उसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात आपने कही ध्रुवीकरण की, वो पिछले दौर में बात छूट गई थी, और मैं कोई सवाल छोड़ के जाने वालों में से हूं नहीं। आज की तारीख में जो राम मंदिर के लिए अपने निर्माण में योगदान के लिए निकले हुए लोग हैं, उससे यह कहना कि कोई पथराव करेगा, कोई वो करेगा, तो माफ कीजिएगा, अब उत्तर प्रदेश में वो सरकार नहीं है जहां मुख्तार आप ही के लोग करेंगे भाई, मैं कह रहा हूं, वो कह रहे आप ही के लोग करेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए सर, उत्तर प्रदेश में अब वो सरकार नहीं है जहां मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर मऊ के अंदर निकलेगा तो अनचैलेंज रहेगा। अब वो सरकार है कि प्रोटेक्शन वारंट के बावजूद कांग्रेस बैकडोर से मुख्तार अंसारी को यूपी की धरती में एंटर करने से और उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में वो सरकार है, पथराव नहीं होगा, पथराव होगा तो संपत्ति जब्त होगी, कुर्की होगी, पोस्टर लगेंगे और उसके न्यायिक प्रक्रिया से उसका अनुपालन कराया। ठीक है, विभा शुक्ला जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आपके लोग ही दे देते हैं मौका, कभी कोई बयान देते हैं तो उससे ध्रुवीकरण हो जाता है, और एक बार फिर आपके सांसद ने बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही पत्थर फेंकेंगे और फिर ध्रुवीकरण करवाएंगे। तो मौका तो आप ही लोग देते हैं ना। मंदिर बन रहा है, अयोध्या सोने की हो जाए, सत नमन। मैं ये कोर्ट का ऑर्डर था और सबको सर्वमान है और सबको गर्व है। पूरे देश को मैं कहूंगी कि विश्व में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग होंगे उनको इस चीज पे गर्व है। किसी को कोई नहीं, वो सब ठीक है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप लोग सेल्फ गोल करते हैं? विभा शुक्ला जी, आपके यहां जो लोग हैं, शफीकुर रहमान वर्क, उन्होंने एक सेल्फ गोल किया। अच्छा, और आप जाने से इनकार करते वो वाले वर्क साहब? हाँ। अच्छा, वो तो कई बार कई काम कर सकते हैं। हाँ, उनका सियासी वर्क बहुत उच्च श्रेणी का है। विभा शुक्ला जी, सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए।
विभा शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए आराम से। विभा शुक्ला जी सवाल सुनिए। नहीं मुझे रहा था भैया 2017 में। विभा शुक्ला जी मुझे पता है आप बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, उसमें कोई शक नहीं है और मैंने आपको देखा है, लेकिन सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि आपके यहाँ के लोग सेल्फ गोल क्यों कर लेते हैं? कई ऐसे काम जो जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। आप देख लिए गोधरा कांड क्या था, कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं, तो इसमें बीजेपी से सतर्क रहने की चीजें हो चुकी है। गोधरा कांड, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए और उन वर्क साहब का जो रोल है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अंदर उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए और रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग पढ़िए गोधरा के राइट्स के ऊपर। सरकार पूरी रह गई 10 साल। पूरी साहब आपको महिला के सम्मान में गोधरा में से अमित पुरी साहब, अमित पुरी साहब गोधरा में आप तो महिला के सम्मान में अर्थ में मैदान में होते हैं, तो महिला के सम्मान में आप मैदान में रहते हैं, तो साहब इक्वल फुटिंग पे है भाई जी। एक खिड़की में मैं दिख रहा हूँ, एक खिड़की में वो दिख रही है। एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मैं हूँ, राजनीतिक दल की प्रतिनिधि वो है। बराबरी का अधिकार है भाई, आदि आबादी का। विभा शुक्ला जी, विभा जी सीरियस सवाल सुन लीजिए, गंभीर सवाल है, ये आपकी पार्टी के लिए काम आएगा। आपके जो डीएम फैक्टर है, एमवाई फैक्टर है, जो बसपा का डीएम फैक्टर है और आपका एमवाई फैक्टर है, उस पर कुठाराघात करने के लिए ओवैसी आजमगढ़ गए हैं और वहां पर कह रहे हैं कि वहीं से अखिलेश को चैलेंज करेंगे। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? आज माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रही है और जितना इन 4 सालों से खाली कामों से काम नहीं चलता है विभा जी, बाकी राजनीति भी करनी होती है। राजनीति में वो जान चुकी है कि किसके साथ में कल्याण है उत्तर प्रदेश का और विकास। मैं आपको 2022 का चुनाव सामने है और मैं आपको बता दूं जमीनी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी चतुराई नहीं चल पाएगी, जनता तैयार है। जी प्रदीप जी एक छोटा सा सवाल है जी। एक उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एक सवाल है विभा जी, चिट्ठी न संदेश तुम गए हो कौन से देश, ट्विटर से भेजते हो संदेश तुम गए हो कौन से देश। अखिलेश बाबू ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, चिट्ठी न संदेश तुम गए हो कौन से देश, खाली ट्विटर से भेजते हो विक्रमादित्य मार्ग से संदेश, तुम तो चुनाव तक में प्रचार के लिए नहीं निकलते। बाबू कहाँ गए हो, कौन से देश में हो, जरा बता दो। विभा शुक्ला जी सत्ता बांटने के बाद कितने तेजी से आपने गरीब महिलाओं से 1000 रुपए 800 रुपए में गैस दिखवा दिया। विभा शुक्ला जी आप दूसरे का आंगन देख रही हैं। विभा शुक्ला जी आप दूसरे का आंगन देख रही हैं, पहले अपनी सेना सजा लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि ओवैसी को कैसे संभालेंगे। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है कि 20% मुस्लिम वोट है वो आपको मिलता रहता है और 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यकों का डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, कैसे इससे पार पाएंगी? और मैं कहूंगी जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम भाई भी जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई खुशहाली ला सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं अपने हिंदू भाई भी जो हैं वो भी और मायावती के विषय में क्या ख्याल है आपका? किसानों का खेत जो है ये सांड चरते हैं तो उनको अखिलेश यादव जी याद आते हैं। आज जब महिलाएं पिटती हैं सबको, ठीक है भाई। आप उत्तर प्रदेश में जवानी कुर्बानी का नारा तो नहीं लगेगा कालिदास मार्ग से विक्रमादित्य मार्ग के बीच में? अब चाचा से समझौता हो गया ना। अब 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से ये दृश्य तो नहीं देखने को मिलेगा ना। जवानी कुर्बान, विक्रमादित्य मार्ग के एक ओर पे पुलिस, कालिदास मार्ग के दूसरे ओर पे पुलिस, दोनों तरफ सपा का झंडा, एक तरफ भतीजा एक तरफ चाचा। ये घर संभल गया ना विभा जी? उत्तर प्रदेश को याद है कि नहीं? चलिए ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला। उमाशंकर जी भी आ गए, एक ब्रेक। विभा जी आऊंगा आपके पास दोबारा चाहेंगे, जरा ब्रेक कर लेते, एक ब्रेक ले लेते हैं। विभा शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेक का वक्त तो चला और स्कूल खुलवाने के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी यहां पर आ रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और आम आदमी पार्टी और उमाशंकर पांडे जी भी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हाल समझने की कोशिश करेंगे। विभा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर काम नहीं किया गया और स्वास्थ्य पर काम नहीं किया गया, और तो इसके लिए आम आदमी पार्टी है ना वो तो दमखम दिखा रही है कि असली पार्टी वही है जो जनता को ये सारी चीजें मुहैया करा सकती है। फिलहाल वक्त छोटा सा ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी भी पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से, कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमाशंकर पांडे जी का रुख करेंगे। उमाशंकर पांडे जी, आपकी राजनीति क्या करिए कि ये जो डीएम और एमआई फैक्टर थे, एमवाई फैक्टर ने काफी दिन तक आपको सताया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दोनों को धकेलने का काम कर रही है, तो इससे फायदा तो आपको भी मिलेगा ना? एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करिए। जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बसपा और सपा को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है, उसका फायदा तो आपको भी मिलेगा ना, क्योंकि जब ये दोनों पार्टियां खत्म होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे। आ रहा हूं विभा जी। एक बड़ा स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, और ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के बोल आप देख लीजिए कि लगातार मायावती जी ट्विटर पे आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष की बातें करती हैं, और उन्होंने तो बहन जी ने यहां तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं। हाँ। तो एक तरफ ये हाँ। तो एक तरफ अखिलेश यादव जी, इतने सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हुए, अखिलेश यादव जी किसी मुद्दे पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई नहीं देते। नहीं, आ रहा हूं विभा जी, एक मिनट सवाल पूछने दीजिए। उमाशंकर पांडे जी, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। विभा शुक्ला जी रुकिए एक मिनट भाई, आप महिला होने का ज्यादा फायदा उठा रही हैं। अरे आपके उनसे उनका समझौता नहीं हो रहा भैया, कांग्रेस बसपा और आप लड़ेंगे मिलकर, बंटवारा तक हो चुका है। विभा शुक्ला जी सवाल पूछ भाई, उमाशंकर जी से कुछ सवाल पूछने। ये जो AIMIM है और जो आम आदमी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी की दो सहायक शाखाएं हैं। जरूरत पड़ने पर वो उनको उतारते हैं। बिहार में आपने देखा कि कैसे उतारते हैं। नहीं, उमाशंकर पांडे जी, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर ये इन दोनों पार्टियों का नुकसान होगा तो फायदा तो आपको भी होगा ना, क्योंकि इन्होंने आपकी राजनीतिक जमीन को हड़पा है। उमाशंकर पांडे जी सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, पांडे जी सवाल सुन लीजिए, ये मैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूं, उसी पर सवाल का जवाब चाह रहा हूं आपसे। उमाशंकर पांडे जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो सवाल सुन लीजिए। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि राजभर और जिस तरह से ओवैसी मिल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में
अखिलेश और मायावती का फैक्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा तो कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत मिलेगा ना, क्योंकि इन्होंने, इन दोनों पार्टियों ने आप ही की राजनीतिक भूमि को कब्जा किया है। विभास शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास में, सूरज है और चमकते रहेंगे, बिल्कुल ठीक करिए जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो समाप्त है और अपनी समाप्ति के दुख में मायावती जी खुलेआम भाजपा का समर्थन कर रही हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं रहा। उमाशंकर पांडे जी, मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, बसपा को तो आप लोगों ने पहले समाप्त मान लिया है, अब बची खुद समाजवादी पार्टी, उसमें ओवैसी को भेज करके और राजभर को भेज करके उसे भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे आपको फायदा मिलेगा? समाजवादी पार्टी अपने कर्मों से खत्म हो रही है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए अखिलेश यादव भी रही बात ओवैसी और आम आदमी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं जिनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के सहारे नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही है, हर मुद्दे पर, चाहे वो दलित अत्याचारों की बात हो, चाहे वो महिला अत्याचारों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी लगातार सबके साथ मिलकर सरकार को फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है, सबके मुद्दों पर सड़क पर लड़ रही है, जेल जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो ऐसे में जनता जो है कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को देखकर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। अभी अनायास परेशान है, अपने नेता को समझाइए विवाद जी, सड़क पर आए, वो अच्छे मुद्दे पे। एक मिनट जरा, अरे भाई सपा, महाभारत चल सपा इनके दो बड़े नेताओं के लिए सीट छोड़ देती है, उम्मीदवार नहीं लड़ाती, तब इतनी निर्ममता है सपा के साथ। भाई ये निर्ममता इतनी क्यों हो रही है? अमेठी रायबरेली में तो दान देती है। मुद्दों पर अखिलेश यादव क्यों गायब रहे? आज आप सोच रही है और इसीलिए आपको संदिग्ध हो रहा है कि आपको कोई समझ नहीं है कि नहीं है, आपकी राजनीतिक सोच में भी मुझे संदेह हो रहा है कि आपको कोई जानकारी है कि नहीं है। ना विभा जी, पर्सनल कमेंट नहीं, व्यक्तिगत नहीं, विभा शुक्ला जी व्यक्तिगत कमेंट नहीं, आप अपनी सियासत की बात करिए। विभा शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास जी। और अरे भाई वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता ट्विटर पर रहते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि आप खाली टीवी पर बैठते हैं, और असली जमीन पे भारतीय जनता पार्टी है, वो चुनाव दर चुनाव जीत रही है। विभा शुक्ला जी, अखिलेश यादव जी 3 चुनाव हार चुके हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा जी। ठीक है, आ रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी, अब आपको पर्याप्त समय दिया, दोनों लोगों को रुकिए। विनय पटेल जी, विभा शुक्ला जी रुकिए भाई, आ रहा हूं आपके पास। उमाशंकर पांडे जी, आपकी बात हो गई, पर्याप्त समय मिल गया। विनय, विभा शुक्ला जी, मैं अभी है और आ रहा हूं, रुकिए भाई, रुकिए, आ रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी रुकिए भाई। विभा शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिए, मुझे विनय पटेल के पास जाना है। विनय पटेल जी, आप बताइए आप किसका वोट काटेंगे, क्योंकि 40 आ रहा हूं। उमाशंकर पांडे जी, समय हो गया आपका। विनय पांडे जी, आपकी बारी। विनय पटेल जी। प्रदीप जी, यहाँ वोट काटने का कोई बात ही नहीं है जी। जैसे पुरी साहब ने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदार के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, सर एक मिनट, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ पंचायत का चुनाव लड़ेगी, और चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती कैसे है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती कैसे है, अभी 8 महीने पहले दिल्ली के चुनाव में इसको आप लोगों ने बखूबी देखा है। और रही दूसरी बात, एक पूर्व IAS शर्मा जी को ये पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, उन्हें विधान परिषद का सदस्य
बनाए हैं, फिर उन्हें चर्चा हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये सब कोई जनता का कोई मुद्दा नहीं। इससे पहले भी इन्होंने दिल्ली में 2015 के चुनाव में इस देश की पहली IPS महिला किरण बेदी जी को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, और उनकी हालत क्या हुई थी चुनाव के बाद, उसको भी आप लोग बखूबी जानते हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, जो मुद्दे की बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब मुद्दे पर होंगे, इसकी बदलाव इससे नजर आती है। आप जरा सोचिए, एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री को यहाँ के स्कूल नहीं देखने दिए जाते हैं। रायबरेली में एक विधायक पूर्व दिल्ली का मंत्री जब स्कूल देखने जाता है उसके ऊपर स्याही फिकवा दिए जाते हैं, उसको जेल भिजवा दिए जाते हैं। और ये जो है इनके सांसद सांची महाराज कहते हैं कि ओवैसी ने हमें बिहार में फायदा पहुंचाया है, उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचाएगा, उसके बाद बंगाल में फायदा पहुंचाएगा। तो ये सब जो है। और मैं दूसरी बात प्रदीप जी आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जिस पार्टी ने आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य के एक फोटो तक नहीं टंगवाए, चलिए मैं आपको दिल्ली के मेट्रो में दिखवाता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से वहां पे पंपलेट और एड चलवाए जा रहे हैं दिल्ली के मेट्रो पे। तो इस बात की उत्तर प्रदेश के लोगों को खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के आने से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा तो शुरू हो गई। आज तक मंदिर गाय गोबर पर चर्चा होती थी, और हमारी सपा की नेत्री बैठी हुई हैं। मैं उनके भी सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जल्दी से 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भेजा था, लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने अपने 7 विधायकों को चुनाव में सीटों पर लड़वाया, वहां प्रचार करने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या ऐसा डर है भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी की सरकार से? अमित पुरी जी, मैं 2 बातें बहुत विनम्रता के साथ निवेदित कर दूं जी। आप मैंने पहले दौर में भी नहीं कहा था, अब भी नहीं कह रहा हूं। आप पार्टी को आपके पास आप पार्टी को पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का, हम स्वागत करते हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लड़े एक बार, जिन मुद्दों पे चाहे उन मुद्दों पे लड़े, स्वागत है। लेकिन कैसे पार पाएंगे? आपको दिल्ली में परमिशन दे चुके हैं सर। ऐसा क्या है कि आपके स्कूल में बम है, स्कूल में आपने बम रखवा लगते हैं, कह दिया आप स्कूल देखने क्यों नहीं जा रहे? आपने कह दिया, मुझे कह लेने दे। लेकिन जब चुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पे होगा तो उत्तर प्रदेश का नागरिक एक सवाल पूछेगा, कोरोना के कालखंड में आनंद विहार के बस अड्डे पर यूपी और बिहार के लोगों को धोखा दे करके बिजली पानी काट कर, राशन काट कर जो बेइज्जत किया था, वो क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं था? एक और दूसरा, यह राजनीतिक अवसरवाद की राजनीति करने वाले सिंधु बॉर्डर पे जाकर किसान बिल का विरोध करते हैं, और 22 नवंबर 2020 को दिल्ली में सबसे पहले नोटिफाई करते हैं। ये दोहरे चेहरे और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का संघर्ष होगा। उत्तर प्रदेश की जनता का विवेक आएगा, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएगा। उत्तर प्रदेश अमितपुर एक मिनट आ रहा हूं। विनय पटेल जी साहब, मैं आपको एक मिनट अरे नोटिफाई किया कि नहीं किया? कह दो गलत कह रहे हैं अमितपुर, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। और अगर नोटिफाई किया है तो सिंधु बॉर्डर में सियापा किसान के मुद्दे पर नहीं जाएंगे। यूपी की राजनीतिक दौरा पर नहीं चलेगा। यूपी में लोग समझदार है। कुत्ते का बच्चा बताओ चाहे पिल्ला बताओ, लेकिन यूपी की जनता इससे डरने वाली नहीं है। अमित पुरी साहब, अब एक जवाब ये दे दीजिए कि उत्तर दिल्ली में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह जी सड़क से लेकर गली तक गए, आप वहां पर पार नहीं पाए, यूपी में कैसे पार पाए? एक लाइन की बात में उत्तर ले लीजिए। हर चुनाव के अंदर हर पार्टी परफॉर्म कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। दिल्ली के अंदर यही बात आप पर लागू होती है। विधानसभा के चुनाव के पहले और बाद में 7-7 सीटें दिल्ली की जीती। ये तीसरे नंबर पे गए थे, 3 सीटों पे कांग्रेस थी दूसरे नंबर के अंदर। ठीक, और उमाशंकर पांडे बैठे बताएंगे 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे अंदर, ये तीसरे नंबर पे चले गए थे। आपको बताना चाहूंगा ये दिल्ली में कामयाब क्यों नहीं है, दिल्ली में ये सक्सेस क्यों नहीं हो, मैं आपको 2 लाइनों में बताना चाहूंगा। दिल्ली में इन्होंने, क्योंकि ये हर प्रदेश में पूरे देश में गाय गोबर और मंदिर मस्जिद पर चुनाव लड़ते थे, दिल्ली में पहली बार इनका मुकाबला सही मुद्दे पर हो गया। जो शिक्षा पर होना था, जो महिला सुरक्षा पर होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में गाय गोबर और मंदिर पर नहीं, उत्तर प्रदेश में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हम
अपने प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चे को नमक रोटी खिलाने के लिए नहीं भेजेंगे। हम महोबा को लेकर उस बात को समझ चुके हैं कि महोबा पे आपका डीएम और एसपी 6 लाख गाड़ी मांगता है, और आप कहते हैं कि जो है ये भ्रष्टाचार आप मुझे बताइए, अम्बेडकर नगर भाइयों खुलेआम हत्या कर दी जाती है और आप कहते हैं कि आप आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ताहिर आप जब मुद्दे से भटक ही रहे आपको लगाने के लिए, आप मुझे बताइए। अरे पुरी साहब आप नारा लगाने को बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ बलिदान वो कश्मीर हमारा है और उसी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर 3 साल लड़ाई करते हैं, जिसने अपने छत पर पाकिस्तान के झंडे फहरा रही थी, आप उसी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर 3 साल लड़ाई करते हैं और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बनते प्रोसिक्यूशन को रोकना बिल्कुल पटेल जी मुख्यमंत्री कार्यालय में दोनों की बात हो गई और दोनों की बात हो गई। यही महाभारत है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम भूपेंद्र तिवारी जी का रुख करेंगे। विभा जी आपके बाद दोबारा से आएंगे। भूपेंद्र तिवारी जी, बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे समीकरण, कैसे देख रहे हैं आप, कौन बढ़ेगा आगे, कौन रहेगा पीछे? आ रहा विभा शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी से जरा कमेंट ले लूं जी। देखिए ऐसा है कि ये जो शुक्ला जी, पटेल जी और पुरी साहब जो कर रहे हैं ना, यही राजनीति का असली चेहरा है कि ये लोग अरे मुद्दे की बात करिए जी, आप लोगों के पास मुद्दे क्या हैं इसकी बात करिए और जनता के सामने देखिए। सबसे बड़ी समस्या भूपेंद्र जी मेरा सीधा सवाल, क्या ओवैसी और राजभर अखिलेश का खेल बिगाड़ पाएंगे? सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल। पहले आप आपसे शुरू करिए जी। आप आम आदमी पार्टी जिस बात को लेकर के विरोध कर रही है, पहली बात तो यहां पर कैडर खड़ा करना पड़ेगा। प्रधानी के चुनाव में आप जाएंगे कैसे, उसके लिए कैडर होना चाहिए जी। ओवैसी साहब जो आए हैं, आप नहीं, आपकी कैडर की जहां तक बात कर रहे हैं, परसेप्शन भी होता है। नहीं, चुनाव परसेप्शन भी लड़े जाते हैं। अगर बिजली पानी और इस पर मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया तो एक परसेप्शन बन सकता है। चुनाव को लिटमस टेस्ट करने की परिकल्पना करके उतर रहे हैं। जिस ग्राम सभा के चुनाव को अपना लिटमस टेस्ट मान रहे हैं ये लोग, उस चुनाव में परसेप्शन नहीं चलता, वहां स्थानीय और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। उसके लिए अगर एक बार भूमिका बन गई तो देखिए, केवल क्या भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे आम आदमी पार्टी के लोग? आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे ला सकती है। अभी खेल बिगाड़ने की पोजीशन में उसको आने में बहुत टाइम लगेगा जी। आ रहा हूं। हाँ, ये जो ओवैसी साहब आए हैं ये भाजपा के लिए सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये ध्रुवीकरण वो तो जग जाहिर है, वो तो जग जाहिर है, साक्षी महाराज कह चुके हैं हमारी बी टीम है, वो वोट काटेंगे ये सपा का। क्या वो अखिलेश का नुकसान कर पाएंगे? बिल्कुल 100% अखिलेश का ही नुकसान करेंगे, बिल्कुल 100% ये नुकसान करेंगे बसपा का। और तीसरी बात मैं बता दूं आपको, जो ब्राह्मण वोट कभी एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत कभी बसपा के साथ गया था, वो ब्राह्मण वोट को खींचने के लिए बहुत तरीके से कदम बढ़ा दिया है भाजपा ने, और ब्राह्मण वोट भी भाजपा की तरफ खिसक रहा है जी। रही बात, एक मुद्दा इन्होंने चढ़ाया था आम आदमी पार्टी ने, स्कूल वाला, उसको भी बाबा जी ने हड़प लिया है और उसको भी अब अपनी रंग रोगन करके स्कूलों को दिखाने के लिए दुरुस्त कर रहे हैं। और चुनाव आते आते वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी मुद्दा। ये तो अच्छी बात है ना, राजनीति में अगर कोई चीज सुधरती है, चाहे रंग रोगन ही अच्छी बात है। बेबा जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिएगा, फिर हमको आज उमाशंकर पांडे जी के पास भी जाना है। सबसे पहले आप जो मैं इसी मंच पे कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी ये सोच रही हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश में जो है हमारी सरकार नहीं बन पा रही या हम स्थापित नहीं हो पा रहे। तो मैं आपको बता देती हूँ आपके मंच के माध्यम से कि प्रियंका गांधी को, अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिन नेताओं के अंदर गंभीरता, क्या कहते हैं, शैली में, अपनी शैली में गंभीरता ना हो, वो कभी भी उत्तर प्रदेश की और देश की। देखिए सपा के कैडर में गंभीरता नहीं थी। उमाशंकर पांडे जी, जब आप उमाशंकर जी देंगे जी। नहीं, सपा के कैडर में एक मिनट, भूपेंद्र जी महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाती हुई इस तरीके का वक्तव्य प्रियंका गांधी की भी
से भी कहती हूँ कि ऐसे लोगों की वाणी पे संयम लगाए, क्योंकि महिलाएं भी जब डिबेट पे बोलेंगी तो मिर्ची ना लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और इस देश के संविधान में कहा है कि महिलाएं आगे आके बोलेंगी, और ये इन जैसे लोग जो है गलत टिप्पणी करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज ये कहने देना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, कि बीजेपी का भी खेल अब खत्म होने वाला है। आप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी के ऊपर ट्वीट कर रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे, वो उस लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है विभा जी, समय समाप्त है। पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, विभा शुक्ला जी जवाब ले लीजिए जल्दी से, समय समाप्त। उसके ऊपर भी पड़ेगा। अगर कोई मुझे मानसिक रूप से कहेगा इलाज कराने का, तो मैं चिकित्सक हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे डिग्री दी है, तो मैं इलाज करने के लिए सक्षम हूँ, डॉक्टर हूँ, मानसिक इलाज मैं कर सकता हूँ। विभा शुक्ला जी, उमाशंकर पांडे जी आपका इलाज कर देंगे, सपा का भी इलाज कर देंगे वो लोग। आ रहा हूँ चुनाव लड़ा था हमने, सपा को 3 जगह हमने हराया है, ये रिजल्ट आप देख लीजिए। आप प्रासंगिक आप हो गई हैं, आपके नेता सड़कों पर नहीं दिखाई देते हैं, अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप कांग्रेस पर प्रहार करेंगे। कहां से आपके नेता आपको जिताती है और आप दिखते रहते हैं। आपको बताइए शाहजहांपुर के मामले में अखिलेश यादव कहां थे? मैं तो पूछ रहा हूँ, आजमगढ़ से विचारों को सुनना सीखें, गाली गलौज ना करें, आपको ठीक है यादव के साथ मिलकर के आप चुनाव ठीक है भाई, विवाद हो गए। अमितपुरी साहब आप अपनी बात रखिए। 2 लाइन की 2 पंक्तियां जी। जो हाथ उठे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर्नाटक की विधानसभा सौदा के मैदान से लेकर कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड तक गैर भाजपावाद गैर मोदीवाद के लिए, आज वो गैर कांग्रेसवाद गैर सपावाद गैर बसपावाद में इतना उलझे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। एक बड़ा बात जी, कुछ लोग खाने के लिए भी आते हैं, कुछ बगराने के लिए आते हैं, कोई नहीं बगराए वाले भी राजनीति के अंदर है। अब सबको अवसर है प्रभु, ठीक है, जो जहां पहुंचे। ठीक है विभा जी, समय आपस में लड़ने का नहीं है भाई, आपकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी, आपकी पार्टी 30 साल से यहाँ पर अपनी राजनीतिक भूमि को नहीं संभाल पाई है, आप व्यक्तिगत लड़ाई छोड़ करके अपनी पार्टी के बारे में सोचिए। मैं इलाज करता हूँ, आप नहीं कर पाएंगी, मैं डॉक्टर हूँ। आप अपने नेता के कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों पर व्यक्तिगत रूप से जो है उसको पागल कहेगी, तो पागल आप लोग हो गए हैं। इलाज हम कर देंगे। इनको हटना हो, महिलाएं भी बोलेंगी, संवैधानिक अधिकार है, इनको हटना हो, सुनना सीखें, सुनना सीखें। आपकी भी पार्टी में से निकलना पड़ा उनको, निकलना पड़ा। अरे ठीक है भाई, उमाशंकर पांडे जी समय हो गया। विभा शुक्ला जी, जरा अमितपुरी जी से कुछ सवाल पूछने। ठीक है अमितपुरी जी, आप क्या अभी तक आपके नेता कम पड़ रहे थे और कि आपने 2 और उप मुख्यमंत्री बना करके उसको किला मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने शुरुआती दौर में कहा जी, अभी हमारे सामने कोई उप मुख्यमंत्री कोई नहीं, मैं कयास की बात कर रहा हूँ, मैं कयास की बात कर रहा हूँ और आपके साथ फिर डिबेट करूंगा। और 30 तारीख कब होगा जी, तब मैं आपको बताऊंगा जी, हुआ कैसे हुआ जी, उस पर चर्चा करेंगे जी, लेकिन आज नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। चलिए विनय पटेल जी, आप बताइए क्या होगा 2022 के महाभारत में? 2022 के महाभारत में अभी तो ये पंचायत का चुनाव आप होने दीजिए जी, उसके बाद मुद्दे क्या होने चाहिए? ये क्या ट्रायल होगा जी? ये ट्रायल होगा और 2000 इसे ट्रायल के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि पंचायत का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है जी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों से ऐसा हो रहा है कि केंद्र में, और चाहे विधानसभा का चुनाव चाहे केंद्र का चुनाव, प्रेसिडेंशियल चुनाव हो गया, चेहरे पे चुनाव हो रहा है जी जी। चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, आपकी तरफ से चेहरा कौन होगा?
नहीं, चेहरा तो जो कुछ भी होगा वो तो पार्टी तय करेगी। मैं मेरा चेहरा तय करने की हैसियत नहीं है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल पंचायत के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी जितने मजबूती के साथ जितने आपका चेहरा चेहरा नहीं रहा। अरे सर आप बात अगर आप मुझे बताइए 2017 के पहले आपने कौन सा चेहरा तय किया था? आपने हरियाणा के पहले चेयरमैन अरविंद केजरीवाल है। चेहरा तो चेहरा तो चुनाव के बाद तय किया जाता है ना। अब क्या चेहरे में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बदल रहा है क्या? अरे वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है या मनीष सिसोदिया उस स्थान को प्रदीप जी ने अरविंद केजरीवाल से कहा मुख्यमंत्री बातें आ रही है, हमें पूरी बातें आ रही है, इन चर्चाओं को समझना चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी का चेहरा लगा के, आप बताइए मुख्यमंत्री बनेंगे हम तो कैसे? हमारे पास ऐसा नेता है जिसके चेहरे को छुपाने लायक नहीं देता। हम लड़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा गुजरात के आपने कल देखा जिस प्रकार से साक्षी महाराज जी ने कह दिया कि स्पष्ट तौर पर ओवैसी ने पंजाब बिहार में हमारी मदद की है, उत्तर प्रदेश में भी हमने मदद के लिए बुलाया है और बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय झांसा पार्टी है और इनके झांसे में अब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। 2022 में दिल्ली में नोटिफाई किया और सिंधु बॉर्डर में जाकर झांसा दिया। ये झांसे का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है जो अपना 1800 में बेचने पर मजबूर है और सिंधु बॉर्डर जाकर कहेंगे ये बिल काले कानून है। जो काले कानून थे उन्हें दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लागू करके झांसा दिया। किसानों झांसा देने वाले लोग 50 दिनों पर लाठियां बरसाकर उनकी हड्डियां तोड़ रहे हो। आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये है कानून लागू करो किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी सरकार ने नहीं किया है। अब समझ में आया आपने जो किया किसान के साथ अब समझ में आया और आप तारीख देते चले जा रहे हैं। समझ में आया आपके प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है कि आप अन्य नेताओं से बात कर सके। आप किसानों से बात कर सके। देश को चाहिए आप जिस गाँव में रहते होंगे उस गाँव की दिल्ली में विनय पटेल जी मैं कह सकता हूँ झांसे में आने वाली है। पहले ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। ठीक है मैं दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा। विनय पटेल जी रुकिए भाई, विनय पटेल जी रुकिए, अमित पुरी जी आप भी रुकिए। ये रण महाभीषण होगा। मैं बार बार कह रहा हूं 2022 की जो महाभारत होगी उसमें जो रण होगा वो महाभीषण होगा और उसकी एक झलक के न्यूज पर देखने को मिल सकती है कि कैसे यहाँ पर महाभीषण हो रहा है। तिवारी जी के पास चलेंगे। तिवारी जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से बताइए क्या होगा 2022 के चुनाव में। देखिए अरे शुक्ला जी जरा जल्दी से जी फाइनल जी। देखिए कांग्रेस की और सपा के दोनों नेताओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनके नेता जल्दी से फाइनल कमेंट। तिवारी जी छोड़ दीजिए, आप फाइनल कमेंट करिए जी। किसका फायदा किसका नुकसान? कि इस समय जो विपक्ष है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जब तक हेलीकॉप्टर की तरह नेता आएंगे और इसके बाद फिर उड़ जाएंगे तब तक विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। और चूंकि आम आदमी पार्टी का कैडर यहां पर नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा अभी चुनौती पेश नहीं कर सकता। और बस सपा के पास अभी अपने कोई मुद्दे नहीं है कि वो किसी मुद्दे के साथ मैदान में उतर पाए। फिलहाल इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिलेगा ग्राम सभा के चुनाव में, जहां पर बसपा थोड़ा प्रभावी हो सकती है और ये छुपे रुस्तम साबित होगी ग्राम सभा के चुनाव में। ये देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में भी कहा था कि ये जो 2022 का रण है वो महाभीषण होगा। मैं बार बार कर रहा हूं उसकी एक झलक आपने आज के न्यूज पर देख लिया है कि कैसा ये रण जो है महाभीषण होगा। ये आपकी एक झलक आपको देखने को जरूर मिल गई है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अपने दर्शकों को ये यकीन दिला सकता हूं कि इससे भयानक महाभारत होगी, महाभीषण रण होगा और 2022
अस्तित्व की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर यूपी में उनकी सरकार नहीं बनी तो 24 में उनको रिपीट होने के लिए मुश्किल हो सकती है, और बाकी दलों के लिए भी ये अस्तित्व का सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।